हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए मैथमेटिक्स का जो आपका IIT ट्यू का जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया है, तो उसमें ध्यान में रखते हुए आज हमारा वीडियो नंबर लास्ट है। आज लास्ट हमारा जो मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा। कल से फिर हम लोग जो हैं आपके लिए जो कंप्यूटर वाले जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। अब यहाँ पर अब मैथमेटिक्स के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बस जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, आज हम लोग जो हैं इस वीडियो में वो कवर कर लेंगे। ठीक। अब अगर आप ये देखें स्क्रीन पर आप कि आज हम लोग जो है पहले जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इक्वेशन वाले क्वेश्चन लेंगे, साथ में जो मिसलेनियस टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन रह गए हैं, बचे हैं, उनको हम लोग जो आपके साथ आज कवर करेंगे। ठीक। तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं कर रहे थे, जल्दी जल्दी इन सवालों को आपके लिए लेके मैं आता हूँ। तो देखो, पहला हमारा जो सवाल है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी जिसे हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आपको पहले वाले सवाल में ये देखिए कि अगर एक जो हमारी इक्वेशन है उसका जो रूट है, देखो रूट को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल है। अगर हमारा जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है 3+√2 है, 3+√2 है, तो हमें जो है द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी ये हमें देखते हैं। तो देखो, अगर हमारा एक रूट 3+√2 है, 3+√2 है, तो जो अगला रूट होगा वो क्या होगा? 3-√2 होगा, ये हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि जब हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो तो x² माइनस एस एक्स, यानी सम और प्रोडक्ट बराबर 0। तो हमें क्या है, एक तो सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों मूलों का जो सम है वो क्या है? 3+√2 प्लस 3-√2 ये होता है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा। ये तो हमारा सम आ गया, योग आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? 3+√2 और 3-√2, ये क्या होगा? अगर आप देखें तो ये 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3 यानी 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? x²। s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू 6 है। x² माइनस 6x, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 7 है, प्लस 7 इज 0। कितना हो जाएगा? x² माइनस 6x प्लस 7 इज 0। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस n इज 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट, यानी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे हमें पता है कि हमारे दो रूट होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं भाई, दो ही आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारी इक्वेशन हमारी जो है वो थर्ड में चली जाएगी, यानी LX³ हो जाएगी, तो हमारे 3 रूट आते हैं। तो 2 रूट हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक तरीके से बोलो उसकी वैल्यू, वैल्यू सेम है, बट फ़र्क इतना है कि एक जो जो हमारे रूट हैं वो अपोजिट इन साइन है, यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा जो है वो माइनस है। ये क्लियर हो गया आपको कि जो हमारे रूट हैं वो माइनस। अब देखो, मेरा जो फोटो है वो बहुत बड़ा आ रहा है आपको वीडियो में, तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ। ये मैं पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर देते जिसको आपको वीडियो को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक, अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। और जल्दीबाजी के चक्कर में आज मैं अपना चश्मा लाना ही भूल गया, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। तो देखिए, हमारा जो रूट है दोनों के दोनों जो हैं, तो एक को मैं अगर मानता हूँ अल्फ़ा, या फिर बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा मान लो, दूसरे को मानेंगे बीटा। दोनों का जो योग है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सम होता है। सम, और सम की वैल्यू क्या होती है? -b/a, -b/a। मतलब एक तरीके से ये, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारा जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a।
अब यहाँ पर सम देखो, अगर माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन हमारी एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन है, तो बी की वैल्यू जो है एम के बराबर है, यानी कुल मिलाकर हमारा जो आज पैड में भी दिक्कत हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी माइनस एम बटे एल। ठीक है, तो ये माइनस एम बटे एल के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम बटे एल के बराबर हो जाएगा। जस्ट मिनट। तो अब ये दोनों आपस में अपोजिट साइन है, तो अल्फा की वैल्यू जो है माइनस बीटा के बराबर है, या बीटा की वैल्यू, तो इसको हम लोग दोनों को लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो कितनी हो जाएगी, माइनस एम बटे एल। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, माइनस एम बटे एल इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो इसका मतलब देखो, एल की वैल्यू तो कभी जीरो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे जो एल है, अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो कभी भी आपकी इक्वेशन सेट नहीं हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एम को ही जीरो होना पड़ेगा, एम को ही जीरो होना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड, एम इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे बस समझने वाली बात यह है कि दोनों जो मूल हैं, जो मतलब जो हमारे रूट हैं, वो अपोजिट साइन है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। तो अगर एक बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू जो है हमारी माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगी। मतलब ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा। तो अब अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा, p माइनस एट इज इक्वल्स टू एट, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एट। तो हमें वैल्यू निकालनी है क्यू इसको, क्यू क्यू माइनस पी। अब हमें पता है कि अगर मैं p माइनस क्यू का इक्वेशन निकालूं, क्या होता है, पी क्यू माइनस क्यू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है माइनस आता है, बट वो जो है अगर मैं इसको लिखूंगा माइनस इस तरीके से, थ्री पी माइनस क्यू, कुछ ऐसा ही होती है वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसी होती है, बट फ़र्क इतना पड़ता है केवल, हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा जो मतलब जो वैल्यू आती है, वो इस तरीके से आती है कि उसमें जो है वो प्लस आ जाता है बीच में, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह क्या होता है। तो इसको, हाँ, तो इस तरह की होती है। अब इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू का होल क्यूब, ये हो जाएगा, और ये जो है प्लस जो है आपकी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब p माइनस क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो जरा 8 सेट कर दो, आप 8 को सेट कर दो, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू एट, 3 इंटू 8, 3, अच्छा यहाँ पे मैं पी क्यू लिखना भूल गया, यहाँ पर 3 पी क्यू भी आएगा, तो 3 पी क्यू इंटू 8 ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल्स टू 512 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 पी क्यू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पी क्यू आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पूरे सब चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, केवल आपके सामने वैल्यू लिख देता हूँ मैं। तो ये पूरी वैल्यू, क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा कम है यहाँ। तो अब देखिए हमारा क्या बचा, हमारे पास केवल एक, ये इस तरह से बचा है कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब की मैंने वैल्यू निकाल ली है, जो कि 512 प्लस 24 पी क्यू है, 24 पी क्यू है, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। मुझे वैल्यू निकालनी है क्यू क्यूब की, मुझे वैल्यू निकालनी है क्यू क्यूब की। तो अब अपोजिट साइन है, तो दोनों को अपोजिट साइन लगा लो, तो क्यू क्यूब, तो माइनस पी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 512 हो जाएगा, प्लस 24 पी क्यू आ जाएगा यहाँ से तरीके से। अब देखो दोनों तरफ जो है, यहाँ पर और यहाँ पर जो है, मैं अगर 24 पी क्यू ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 क्यू क्यू माइनस पी क्यू प्लस 24 पी क्यू बराबर, अब देखो इसे हम लोग जो है पहले अभी ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करूँगा 524 पी क्यू को, तो ये आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू तो उतनी ऊपर रहेगी वहीं पे, देखो इसे खोल लो आप, 512, अभी देखो इसे खोलोगे तो यहाँ पे अंदर जो माइनस आ जाएगा 24 पी क्यू प्लस 24 पी क्यू, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ये इक्वेशन है वो माइनस 512 के इक्वल आ रहा है, माइनस 512 के इक्वल आ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा वो माइनस 512 हो जाएगा। क्लियर है? तो
केवल कभी-कभी क्या होता है ना, आपको इक्वेशन लगभग दे रही होती है, बट वहाँ पे सेट करना होता है। मैं मानता हूँ इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, थोड़ा लेंथी होते हैं, बट ध्यान देने वाली बात है ये केवल आपके समय को ख़त्म करने के लिए, आपसे कम करने के लिए जो है ना, इस तरह के सवाल आपको दिए जाते हैं। तो इस तरह के सवाल में कभी कोशिश करिएगा, गलती मत करिएगा। अगर गलती करी ना, तो आपका समय आपके पेपर में से धीरे-धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़, प्लीज़ इस तरह के सवालों में को करने में थोड़ा-सा जो है अहमियत बरतिएगा, क्योंकि ये एक सवाल अगर आपने गलत कर दिए, तो आप अपना बहुत सारा समय जो है गँवा देंगे। ठीक है? अब देखो, हमारा जो अगला सवाल है, सवाल पर हम आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ भई कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारा जो कोर्स ले रखा है और जिन्होंने नहीं भी ले रखा, अब हम लोग जो है आपके लिए कंप्यूटर साइंस का जो पूरा का पूरा रिवीजन पार्ट को ऐड कर रहे हैं आपके लिए। अब यूट्यूब पे भी हम लोग डालेंगे और साथ में अपना जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए भी हम लोग जो है लाइव क्लासेस लेंगे, बट वो केवल पेड बच्चों के लिए रहेंगी। और बच्चों की देखो, जो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है ना, उनके पास ऑलरेडी इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर आपने उतना भी पढ़ लिया ना बेटा, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस कोर्स को मैं ना आई थिंक तीसरी या चौथी बार रन कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने इसमें डाल रखा है, बहुत सारा डाल रखा है, और हम लोग और भी डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है? तो आप जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है और साथ में जिन बच्चों की यूट्यूब पे भी हम लोग क्लास ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अब हम लोग कल से तो बच्चों के कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है उसमें हम रिवीजन पार्ट कराएंगे ही कराएंगे अब तो, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट जो है आपका लगभग लगभग खत्म सा हो गया है। अब इसमें हमें और भी एक्स्ट्रा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? चलो अगला सवाल। और हमारे कोर्स के लिए इनरोल के लिए ना हमारे जो फ़ोन नंबर दे रखे हैं ना, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हमने आप लोगों को दे रखे हैं, और इनमें आप सवाल कोई भी जो किसी तरह का जो सवाल आपको परेशानी हो रही है वो पूछ सकते हो। ठीक, अब देखो, अब हमारे सामने ये सवाल है। ठीक, अब ये सवाल जो है ना, ये आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मैथमेटिक्स के बहुत फेवरेट टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पहले काफ़ी समय पहले बच्चों को मैथ्स के लिए तैयार करवाया था, तैयारी करवाता हूँ मैं मैथ्स के लिए, बट मैंने मैथ्स बीच में छोड़ दिया, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंप्यूटर साइंस में इतना पार्ट हमें आता है। बट मुझे लगता है अगर आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो भैया कमेंट करिएगा। यूट्यूब पे हम लोग जो है फ्री क्लासेस लगाएंगे इस एग्ज़ाम के बाद, तो लिख दीजिएगा मुझे कमेंट करके। अगर, जाहिर सी बात है कि सर अभी तो हम लोग इसका पढ़ रहे हैं, बट अगर यूट्यूब पे अगर आपकी क्लास आएंगी मैथ्स की, हम जरूर पढ़ेंगे, तो बता दीजिएगा कमेंट करके। और जो बच्चे जानते हैं मेरे को, वो जानते भी हो कि मैथमेटिक्स में मैंने बहुत पहले, मतलब काफ़ी समय से जो है हम लोग जो है इसी क्लास में लेता हूँ ऑलरेडी। ठीक, अब देखो, अगर पेट्रोल का प्राइस ना 20% बढ़ता है, तो उसकी वजह से अरुण ना 2 लीटर ज़्यादा खरीद पाता है। कितने रुपए में? 800 रुपये में, यानी 800 रुपये फिक्स है। पहले 800 रुपये में कुछ ले रहा था, अब 800 रुपये में जितना भी ले रहा है उसका 2 लीटर ज़्यादा ले पा रहा है पेट्रोल। तो आपको ये बताना है कि पेट्रोल की जो पहले की प्राइस थी और बाद की प्राइस थी, उन दोनों में अंतर क्या है। अब जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की जो पहली वाली प्राइस थी वो ज़्यादा होगी, और पेट्रोल की प्राइस जो अब है वो कम होगी। अब देखो, अगर 20% की कमी आती है मूल्य में, तो 2 लीटर ज़्यादा तेल खरीद पा रहा है वो, 2 लीटर ज़्यादा तेल खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 20% की वजह से 2 लीटर आ पा रहा है। अब मान लो, अब जो है वो जो तेल तो वो 100% ही लेगा, तो अगर वो 20% कमी होती है मूल्य में, तो उसकी वजह से 2 लीटर एक्स्ट्रा आ पा रहा है। तो कोई भी जो मूल्य होता है वो अपने आप का 100% होता है, तो 20% बराबर 2 लीटर, तो 100% बराबर कितना, दोनों को 5, इसको भी 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। यानी अब वो 10 लीटर ले पा रहा है, पहले वो 2 लीटर कम ले पा रहा था। यानी अब जो है, अब वो 10 लीटर खरीद पा रहा है, पहले इससे 2 लीटर कम, यानी पहले 8 लीटर ले पा रहा था। ठीक है, अब प्राइस फिक्स है 800 रुपये, यानी पहले 800 रुपये ले रहे, 8 लीटर आ रहा था 800 रुपये में, पहले 800 रुपये में 8 लीटर आ रहा था, तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा आपका 800/8, यानी 100 रुपये का पहले। और अब कितना हो पाएगा, अब देखो 800 रुपये में 10 लीटर आ पा रहा है, 800 रुपये में 10 लीटर आ पा रहा है, तो अब 1 लीटर कितना का आएगा, 800/10, 80 रुपये में। यानी पहले का प्राइस था 100 रुपये, अब का प्राइस है 80 रुपये, तो कितने का अंतर आया,
कितने का अंतर आया बेटा, ये आ गया आपका 20 रुपये। कितना अंतर आया, 20 रुपये का। क्लियर है, 20 रुपये का अंतर आपका आ गया। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 20 रुपीज़। ठीक, बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5वां। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये सवाल तो बहुत इजी है, बट आपको इक्वेशन में सेट करना है। कैसे सेट करना है? अब रेट है 3% का फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है, और फिर है 4% का फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और 6% है फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज मैंने और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पहले भी पढ़ाए थे, तो थोड़ा सा आप पहले से पढ़ लेना। अब हमारा एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब यहाँ पर ना बेटा हमें तीन जगह से हमें सिंपल, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको आप ही मुझे बताएंगे, बट मैं केवल आपको इक्वेशन सेट कर दूंगा और मुझे कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। ठीक है, अब जो इतने सालों में, यानी 3 साल, फिर अगले 5 साल, 8 साल, और 8 साल के बाद 7 साल, 15 साल में जो पैसा मिल रहा है मुझे मूलधन में, सॉरी ब्याज में, वो कितना मिल रहा है? 2059। 2059 आ गया। अब मूलधन कितना है? मूलधन मुझे पता नहीं है। दर कितनी है? पहले दर है 3% की। समय कितना है? 3 साल का बटे 100। ठीक है, प्लस प्लस फिर मूलधन तो उतना ही रहेगा, दर बढ़ जाएगी, दर 4% हो जाएगी, 4% हो जाएगी, और समय 5 साल हो जाएगा बटे 100, प्लस अब पी बढ़ जाएगा, पी हो गया फिर से, दर हमारी 6% हो गई, और समय 7 हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 9p बटे 100। ये कितना हो जाएगा? 20p बटे 100, और ये हो जाएगा आपका 42p बटे 100। इसको सॉल्व करिए, 929, और ये 42 का हो जाएगा आपका 42, और ये आ जाएगा 71 आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है 2060 बटे 71, 42 हो जाएगा 62। ठीक है, ठीक, अब आपका ये आंसर आ जाएगा। अब कुल मिलाकर ये हो जाएगा 71p बटे 100 इज इक्वल्स टू 2059। ये आपका सवाल जो है आ गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सॉल्व करने बैठोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2059 गुणा 100 बटे 71, ये आ जाएगी। तो अब आपको ये निकालना है। ठीक, बहुत इजी है, मैं लगभग मैंने सारा सवाल कर ही दिया, ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जो है आप इसे सॉल्व करेंगे, तो जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो ये तो चला जाएगा 29 से, और ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका मूलधन बराबर आ जाएगा 2900। तो करेक्ट आंसर आपके आ गया 3, थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला डालो और आंसर पाओ। चलो अगला सवाल। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना ही, थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाएंगे तो, बट अभी भी करते करते 18 मिनट हो गया, क्योंकि अब ये कुछ ही क्वेश्चन रह गए हमारे। 5 सवाल हो गए, 5 सवाल बचे हैं। तो देखो, अगर किसी मकान का प्राइस हर साल 15% बढ़ रहा है, अगर उसका प्राइस अभी 6 लाख है, अभी 6 लाख है, तो 2 साल बाद क्या होगा? तो अब देखो, ये सवाल ना बहुत इजी है। इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, बट इसको थोड़ा तरीके से निकालते हैं। देखो, 6 लाख की जगह पर 600 ले लेते हैं, 3 जीरो कम कर देते हैं, उससे क्यों बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अगर अभी किसी की वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, तो अगले साल 10% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? तो 600 का 10% कितना होता है? 600 का 10% बहुत सिंपल है, 60 होता है। 60 इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 660 हो जाएगा। अब 660 का भी 10% निकाल दो, तो देखो अब पहले साल में ये हो जाएगा, अब दूसरे साल में कितना हो जाएगा? तो 660 का भी 10%। अब 610% नहीं निकालना भाई, 15% निकालना है। आप ये देखो,
15% निकालना है, ठीक है। 600 का 15%, अब देखो 600 का 15% कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 10% निकाल दो और फिर 5% निकाल दो। तो 600 का 10% 60 और 5% कितना 30। बोला सर कैसे निकाला, बहुत ईजी है। 100% बराबर कितना होता है, 600 ही होता है ना। तो 10% बराबर कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल 2 से भाग कर दो, 30 आ जाएगा, ठीक। तो 15% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 660, 600 और 15 15 यानी 90, 690 कितना, 690। अब इसका भी ये पहले साल में हो जाएगा। अब दूसरे साल में कितना होगा, इसका भी 15%। तो 15% किसका, 690 का। तो 690 का 10% कितना होगा, 600%, 690 का 10% होगा कितना, 69, 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा 10%। तो 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा इसका आधा, 69 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, 34 होगा, एक मिनट, 34 में होगा, ये होगा 34.5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको निकालने बैठोगे आप, इसमें 10% जोड़ोगे, तो आपका जो मूल्य है वो आ जाएगा 793.50, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी हो गया। अब हमने तो 6 लाख थी, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7,93,500। तो ये मूल्य है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, चौथा। करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी सवाल है। अगर आप फॉर्मूला लगाना भी चाहोगे तो फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ आपको। बोला सर अपन ने फॉर्मूला तो बताया नहीं, सिंपल से अपने मेथड से आगे बता दिया मैं। फॉर्मूला भी लिखना चाहोगे तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूल्य होता है, तो जो मूल्य आएगा 2 साल के बाद, जो मूल आएगा 2 साल के बाद, वो क्या होगा, वो ए मान लो। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, P1+R/100 का टी, ये समय, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, हमारा प्राइस कितना, 6 लाख है, 6 लाख यहाँ लगा दो। दर कितनी है, 15/100। तो इसे ले लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो 6 लाख ऊपर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/20, 3/20 यानी 23/20 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो फिर से सॉल्व करोगे तो 6 लाख, इसको सॉल्व करिए, 529/400। कैंसिल करोगे, सब कुछ करोगे तो भी जो आपका आंसर जो है, इसे भी काटोगे तो आंसर जो बेटा आपका यही आएगा, 7,93,500, ठीक है। फोर्थ करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां आपका है। तो देखो ये सवाल जो है थोड़ा अटपटा सा है, थोड़ा लगेगा आपको। एक आदमी ने कुछ रुपए जमा करे 2 साल के लिए। पहले साल में 5% का ब्याज है और दूसरे साल में 6% का ब्याज है। 2 साल में जो उसको जो पैसा मिला, वो मिला 24,486। तो आपको बताना है कि जो उसने पैसा जमा किया था वो पैसा कितना है, ठीक। बहुत ईजी सवाल लग रहा है, बट वो ईजी है, ऐसी बात नहीं है, ईजी है। देखो अब पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज, दोनों को बस हमें क्या करना है, जोड़ना भाई ना। कुल मिलाकर एक तरह से ये मॉडल। तो अगर हम लोग देखें कि हमारा जो पहले साल का जो बोले जाएगा कि हमारा जो मूलधन है, देखो मूलधन तो हमारा बराबर ही है, मूलधन में हमारी कोई कमी नहीं आई है, मूलधन तो उतना ही है हमारा। तो जो पहले साल का जो हमें मिलने वाला ब्याज है, ठीक है, पहले साल में मिलने वाला जो ब्याज है, या फिर बोल जाएगा कि जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो पैसा हमें मिलेगा, हमें जो है वो मिलेगा कि आ, मूलधन यानी जो रेट होता है P/R/T/100, वही होता है। वो तो लगाएंगे हम लोग, बट उससे ध्यान वाली बात ये है कि अगर हम लोग इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं एक तरह से, तो जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, P1+R/T, ये मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, R/100, ठीक है, पहले साल का। तो पहले साल में होने वाला जो मूलधन है, सॉरी अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा। अब हमें मूलधन नहीं पता तो x मान लेते हैं। 1 प्लस दर कितनी है, दर पहले साल में 5/100 है। तो कितनी हो जाएगी, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा आपका 0.05। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.05x। ये पहले साल का है, ये कितना है, पहले साल का है। अब इसी तरीके से दूसरे साल का ब्याज दे रहा 6%, ठीक है।
अगर हमें पहले साल में जो हमारा 1.05 है, यानी जो हमें ये मिला है, ये दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, सॉरी दूसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। तो अब हमारा जो अगले साल में मिलने वाला जो ब्याज है या पूरा पैसा है वो कितना हो जाएगा, ये मूलधन हो गया, ये आपका ये मूलधन हो गया। और ब्याज कितनी है हमारी, 6/100। ठीक है, अब देखिए थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो A2 यही हमारा वो आएगा, तो कितना हो जाएगा 1.05x, और यहाँ पे भी आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.06, ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। और ये आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरा का पूरा जो है ये आपका जो है 2 साल में जो आपको पैसा मिला है, 2 साल में जो पैसा मिला है वो इसके बराबर है पूरा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इतना लिख देता हूँ। ठीक, अब 2 साल में जो पैसा मिलता है वो इसके बराबर है हमारा 24,486। ठीक है, अब देखो 2 साल में मिलने वाला जो पैसा है, अब देखो बहुत सिंपल सा हो गया। 2 साल में मिलने वाला जो पैसा वो किसके बराबर है, 1.05x इंटू 1.06 बराबर 24,486। बस इसके बराबर हो गया। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकल जाएगी जी, क्यों, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा, करो सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1.05 इंटू 1.06, करो उसे सॉल्व, और जो भी सॉल्व करोगे वही आपका जो है मूलधन आ जाएगा। तो इसे सब सॉल्व करोगे तो आपका जो है आई थिंक 24,000, ये जो है आपका मूलधन जो है वो 22,000 के बराबर आएगा। ये करेक्ट आंसर थर्ड जो है 22,000 है। देखो इसको करने का ना कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, नहीं तो मैं बता देता आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। थोड़ा इस तरह के सवाल, जो गणित के सवाल है ना, आपको वो इसलिए दिए जाएंगे जिससे आपका जो समय है वो खराब हो। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां। अब ये सवाल जो है आपका प्रतिशत का है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा समय सोचना है कि भैया कैसे ये होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो देखो, रमन मतलब एक आदमी जो है 5500 रुपये पे करता है अपने एम्प्लॉय को पूरे मिलाकर, अरुण को और वरुण को, हर हफ्ते। अगर अरुण की तनख्वाह 20% ज़्यादा है वरुण से, तो वरुण को हर साल हर हफ्ते कितना मिलता है। तो देखो इस तरह के सवाल को ना करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। तो हमें वरुण का बताना है। हमें पता है कि वरुण को ना 20% कम मिलते हैं, यानी अरुण को ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर मैं इन ऑप्शन से काम कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, सारा सवाल मेरा काम ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके, ये ऑप्शन से भी हो सकते हैं। ऑप्शन से भी जो है ये आपके सवाल जो हैं वो हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें। ठीक है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कैसे होंगे। अब देखो कैसे कराएंगे इसे, कैसे करोगे आप बताओ, कैसे करोगे पूरा। मतलब अरुण जो है उसको वरुण से 20% कम मिलता है, क्या बताओगे। टोटल अमाउंट जो है वो 5500 है, टोटल अमाउंट जो 5500 है, अरुण की को 20% ज़्यादा मिल रहा है वरुण से, तो वरुण को हर हफ्ते कितना मिल रहा है, बस इतना आपको बताना है। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, आप मुझे ऑप्शन लिख के मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखो इस तरह के सवाल आपको पेपर में आएंगे, और ये इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप बताओ, अगर अरुण को 20% ज़्यादा मिल रहा है वरुण से, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बताइए। हम्म? बहुत इजी है ये वाला सवाल इस तरह के। तो देखो इस तरह के सवालों को करने के लिए ना कुछ भी अलग से ऐसा नहीं करना, आपको बस इसमें लॉजिक देखना है। भाई एक वैल्यू जो है ज़्यादा है दूसरे से, तो अगर अगर अरुण को अगर वरुण को एक्स मिल रहा है, अगर वरुण को एक्स मिल रहा है, तो अरुण को उस एक्स का 20% ज़्यादा मिल रहा है, तो एक्स का 20% कितना हो जाएगा, तो एक्स का 20% जो है आप ऐसे निकालोगे इस तरीके से, दोनों को बराबर कितना 5500, इसमें ऐसे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा आपका एक्स,
और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका 1.2x बराबर 5500। तो ये कितना हो जाएगा 2.2x बराबर 5500। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5500 बटे 2.2। सॉल्व करने बैठोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2000, आई थिंक, सॉरी, ये आ जाएगी आपकी 2500। कितनी आ जाएगी 2500 आ जाएगी। सिंपल, ठीक है, ये तो आपने निकाल दिया। बट अगर यही सवाल जो होता एक्स की हमें ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते? कैसे करते? बहुत सिंपल है। 15% का 20% निकालो, 1500 का 20%, 1500 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 1500 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 300। 300। अब 1500 में 300 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1800। क्या 1500 और 1800 5500 हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत। 2000 का 20% निकालो, तो 2000 का 20% कितना होगा? 400। तो 2000 और 400 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 2400। तो 2000 और 2400 किसके बराबर है? 4400। तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, हमें तो आंसर 5500 चाहिए। अब 2500 का 20% निकालो, तो 2500 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 500। अब 2500 में 500 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। 3000 और 2500 को मिला के कितना आता है? 5500। तो बस यही करेक्ट आपको करना है। तो वरुण को मिलेगा 2500 और अरुण को मिलेगा कितना? 3000। कितना? 3000। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल। हाँ, ये सवाल जो है ये अच्छा लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है अब आप मुझे बताओगे और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस तरह का सवाल मैंने पिछली क्लास में कराया था। 21 पेंसिल हैं और 29 पेन हैं, जिसकी मूल्य जो है 79 है। तो पेंसिल को x मान लो, पेन को y मान लो। तो 21x प्लस 29y बराबर कितना? 79। अगर पेंसिल और पेन के नंबर को चेंज कर देते हैं, यानी अब पेंसिल तो हो गई 29 और पेन हो गए कितने? 21। उनको 8 रुपये कम मिल रहा है, तो उन 79 का 71। तो आपके पास दो समीकरण आ गए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कि पेन का मूल्य कितना है, यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, कर दोगे। बट ये मुझे आप बताओगे आंसर में कि क्या होगी। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आपको इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं इसका आंसर निकाल सकता था, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसका मुझे आंसर बताओ। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, बस आपको इसका आंसर जो है थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसका आंसर ऑप्शन देख के भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर पेन की कीमत 29 रुपये है, सॉरी, एक रुपये है। अगर पेन की कीमत 1 रुपये है तो 29 पेन कितने हो गए? 29 हो गए। इन 29 को निकाल दो, इन 29 को उसमें से निकाल दो। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य देखो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा जाएगा कि आपका इक्वेशन सेट हो जाए। तो अगर मैं पेन का प्राइस निकालूँ तो 29 रुपये 29 पेन, तो मेरी पेंसिल का प्राइस कितना होगा? 79 माइनस कितना? 29। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 29 70 70 50 हो जाएगा ये, इस तरीके से। तो x की वैल्यू मैं 50/21 नहीं निकाल पा रहा, और आपको इस तरीके से सवाल देंगे कि इक्वेशन निकल जाए आपकी। अब देखो, अगर मैं पेन का मूल्य 2 रुपये मानता हूँ तो पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपये। तो 29 पेन कितने आ जाएंगे? 58 रुपये के। तो 58 79 हो जाएगा इस तरीके से। तो 21x तो कितना हो जाएगा? 79 माइनस 58 कितना होगा? ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो अब देखिए, तो 21x बराबर 21, तो पेंसिल की मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपये। तो ध्यान देने वाली बात है कि पेन का प्राइस 2 रुपये है और पेंसिल का प्राइस जो 1 रुपये है। ऐसे भी निकल सकता, इतने बड़े इक्वेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इस तरह के सवालों को ना ऑप्शन से करने की कोशिश किया करो, आंसर निकल जाता है तुरंत तुरंत। जैसे मैंने निकाला, आपको बोल दो मैंने आपसे पूछा था, बट फिर भी इस तरह के सवालों को हम लोग यहीं से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका पेन का प्राइस जो है 2 रुपये है, पेंसिल का प्राइस 1 रुपये है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां। ठीक है, ये भी बहुत ईजी सवाल है। अब देखो, अमन ने 2400 रुपये मूलधन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर दिए कुछ समय के लिए, और जो समय है और दर है बराबर है, उसे साधारण ब्याज मिलता 864 रुपये। तो आपको बताना है
कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, यानी साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100। तो 864 यहाँ हो जाएगा, मूलधन 2400 हो जाएगा, दर और समय बराबर हैं तो x बट्टे 100, 100 से 100 काट दो तो ये हो जाएगा 864 बटे 24 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 200, ये हो जाएगा 36 के बराबर। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 6, तो माइनस में आंसर हो नहीं सकता तो प्लस है तो 6% हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट हम लोगों ने आज आपको लास्ट के जो कुछ गणित के सवाल आपके बचे थे वो यहाँ पर फिनिश करा दिए। आई होप आपको ये पूरी जो सीरीज़ है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी दे रहे हैं, मैथ्स के सवाल भी आपके लिए दे रहे हैं, बट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना है। तो मैथ्स का पार्ट मेरा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। 5 को वीडियो में मैंने पूरी की पूरी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो आपको करा दिया, ठीक। अब हम लोग अगले दिन से यानी कल से आपको जो है कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा आपको बता दिया। और भाई जिन स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है वो हमारे फ़ोन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हम लोग वहाँ समय समय पर डालते रहते हैं। तो जो टेलीग्राम की जो कम्युनिटी का जो लिंक है वो वीडियो के अंदर है, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल रखा मैंने आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा आज का इस लेक्चर फिनिश। अब हम लोग जो है कंप्यूटर के पार्ट को एक एक करके आपको अगले दिन से, मतलब कल से जब भी वीडियो डलता है उसके अगले दिन से कराना स्टार्ट कर देंगे। डन, क्लियर है। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।